नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास RDX पार्ट 8। जगजीत अपने काम में व्यस्त हुआ पड़ा था। त्यागी उसके पास पहुंचा। नवाब अंसारी के चेहरे का मास्क कब तक तैयार होगा? त्यागी ने पूछा। रात में हो जाएगा। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जगजीत ने सिर उठाकर उसे देखा। काम है? 2 काम है। किसी ऐसे शख्स को तलाशना है जो नवाब अंसारी की कद काठी का हो, और कोई ठिकाना भी देखना है जहां मैं नवाब अंसारी को रख सकूं और दूसरी बार मूसा से सौदा कर सकूं। तूने दूसरे चेहरे का भी मास्क बनाना है जिसे पहनकर मैं दूसरी बार मूसा से नया आदमी बनकर नवाब अंसारी का सौदा करूंगा। मेरी मान तो एक ही बार साफ सुथरा सौदा कर मूसा से, पंगा ना ले। त्यागी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थिरकी। दौलत कमाने के मौके कभी कभी ही हाथ आते हैं। मैं इन मौक़ों को कैश कराकर ही रहूंगा, त्यागी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नवाब अंसारी का ध्यान रखना, उसके हाथ पांव मत खोलना। रात के 10 बज रहे थे। राघव और धर्मा सोहन लाल के फ्लैट पर टिके हुए थे। तभी फोन बजने लगा। दोनों की निगाह सामने रखे फोन पर जा टिकी, जो कि टनटना रहा था। मैं देखता हूँ, कहते हुए धर्मा उठा और आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, कैसा है सोहनलाल? आवाज सुनते ही धर्मा की आंखें सिकुड़ी। इस आवाज को वो लाखों में पहचान सकता था। जगमोहन की आवाज थी ये। तू? धर्मा के होठों से कड़वा स्वर निकला। जिंदा है अभी? पल भर की खामोशी के बाद जगमोहन की आवाज धर्मा के कानों में पड़ी। मैंने तो सोचा था कि तू खुद ही मर गया होगा धर्मा। मर गए मुझे मारने वाले। धर्मा भड़क उठा। जिंदा हूं मैं अभी। मेरे हाथों से तू जल्दी ही मरेगा जगमोहन। लाइन पर 2 पलों की खामोशी रही। फिर जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। तू सोहनलाल के पास क्या कर रहा है? तेरे को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, धर्मा ने खा जाने वाले स्वर में कहा। सच में मुझे नहीं पता। तू विदेश से कब आया? विदेश से? मैं गया ही कब था? साल भर से हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया। नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं गया। राघव भी पास आ गया था और उनकी बातें सुनने लगा था। धर्मा के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। देवराज चौहान तो कह रहा था कि तू विदेश में है। अच्छा, देवराज चौहान तेरे को कब मिला? पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ ही था। नवाब अंसारी पर काम नहीं किया क्या? पिछले कुछ दिनों से? हाँ, और अगर देवराज चौहान पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ था तो मेरे साथ कौन था? जगमोहन के स्वर में व्यंग आ गया। क्या मतलब? देवराज चौहान कई दिनों से मेरे साथ है, फिर तुम लोगों के साथ वो कैसे हो सकता है? बकवास मत करो, मेरी बात को बकवास मत कहो। वैसे नवाब अंसारी का क्या चक्कर है? कौन है ये? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये मेरी बात का जवाब ना हुआ। नवाब अंसारी कौन है? तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। देवराज चौहान कई दिनों से हमारे साथ रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो तुम्हारे साथ था? हम लोगों ने एक साथ काम किया है। बात कराओ देवराज चौहान से। वो नहीं है यहाँ। तुम सोहनलाल के घर पर क्या कर रहे हो? देवराज चौहान के ठिकाने के बारे में पूछने आया हूँ इधर। सोहनलाल ने हमारा ठिकाना बताया? वो मिला नहीं, इंतजार कर रहे हैं उसका। तुम आ रहे हो? क्यों? 2-2 हाथ करेंगे, धर्मा ने दांत खींचकर कहा। मेरी तरफ से देवराज चौहान से कह देना कि वो बचेगा नहीं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। RDX का जलवा देखा नहीं है उसने। हमसे धोखेबाजी करने का मतलब है मौत। तेरे पास कौन है? क्यों, है कोई? राघव है, बात करा उससे। मेरी बात तेरे को समझ नहीं आएगी, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। धर्मा ने राघव को रिसीवर पकड़ा दिया। जगमोहन, राघव बोला। सुन राघव। जगमोहन का शांत स्वर राघव के कानों में पड़ा। धर्मा पागल हो गया है, इसके दिमाग का इलाज मैं बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से कराऊंगा इलाज। राघव कह उठा। गुड, मेरी बात तेरी समझ में आ गई। अब एक बात का जवाब दे। क्या? देवराज चौहान ने नवाब अंसारी को कहाँ रखा है? फिर नवाब अंसारी? देवराज चौहान से कहना कि RDX को धोखा देकर बचे रहना आसान नहीं। अब बुरी मौत मरेगा देवराज चौहान। देवराज चौहान ने हमारा शिकार छीना है, हम उसकी जिंदगी छीन लेंगे। RDX जिसका निशाना लेना चाहते हैं लेकर ही रहते हैं। तेरे को भी इलाज की ज़रूरत है। इलाज की ज़रूरत तेरे को है उल्लू के पट्टे। राघव गुर्रा उठा। जगमोहन की आवाज़ नहीं आई। मर गया क्या? राघव गुर्राया।
देवराज चौहान ने तुम लोगों से कब छीना नवाब अंसारी को? आज। वो कई दिन से हमारे साथ हमारी सहायता के लिए काम कर रहा था। मैं कुछ कहूँ? कह। मैं बीते 4-5 दिन से देवराज चौहान के साथ हूँ। आज भी दिन भर देवराज चौहान के साथ रहा, इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। यही हाल रहा तो दिमाग ठीक भी नहीं होगा। कुत्ते की तरह मत भौंक। भौंक तो तू रहा। देवराज चौहान से मेरी बात करा। शाम को वो बाहर गया, नवाब अंसारी के पास गया होगा या मूसा के हवाले कर दिया नवाब अंसारी को। तुम ये बातें करके हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तेरे दिमाग का इलाज तो हम करेंगे। सिर्फ एक गोली और भेजा बाहर। राघव के चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे। कुत्ता मर गया और पूंछ उसकी फिर भी टेढ़ी रही। जगमोहन के दांत पीसने की आवाज आई। मैं RDX का नामो निशान मिटा दूंगा। देर क्यों लगाता है? हम सोहन लाल के यहाँ हैं। यहीं क्यों नहीं आ जाता तू? उधर से जगमोहन ने फोन बंद कर दिया था। राघव ने भी रिसीवर रखा। कमरे में सन्नाटा आ ठहरा। राघव और धर्मा की नजरें मिली। राघव ने सिगरेट सुलगाई। मामला कुछ समझ में नहीं आया। धर्मा गंभीर स्वर में बोला, जगमोहन झूठ क्यों बोलेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। राघव ने कश लिया। जगमोहन कहता है कि देवराज चौहान आज ही नहीं, पिछले कई दिनों से उसके साथ है और वो पूछ रहा था नवाब अंसारी कौन है। जगमोहन झूठ नहीं बोलेगा और हम भी सच कह रहे हैं। पुनः दोनों की नजरें मिली। बात कहीं तो गड़बड़ है। उसे ये कहना भूल गए कि हमारी बातों की तस्दीक कर सकता है मूसा से, वानखेड़े से कि हम सच कह रहे हैं। जो भी असत्य बात है सामने तो आएगी ही। जब तक सोहन लाल नहीं आता हम यहीं रहेंगे। हमें हर हाल में पता करना है उससे कि देवराज चौहान कहाँ मिलेगा। राघव ने जेब से मोबाइल निकाला और एक्स्ट्रा से बात की। तू पता कर कि क्या मूसा को नवाब अंसारी मिला? मालूम करता हूँ। कोई नई बात? जगमोहन का फोन आया था सोहन लाल को। बात हमसे हुई। तो जगमोहन इस बात से सरासर इनकार करता है कि देवराज चौहान हमारे साथ कोई काम कर रहा था। वो कहता है कि देवराज चौहान कुछ दिनों से उसके साथ है, तो वो हमारे साथ कैसे हो सकता है? राघव ने बताया। झूठ बोलता है वो। देवराज चौहान हमारे साथ था, ये बात हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमसे बेहतर इस बात को वानखेड़े भी जानता है। वो तो कई बार देवराज चौहान से मिला था। ठीक कहते हो। जगमोहन झूठ बोलता है। तू मूसा के बारे में पता कर, नवाब अंसारी उसे मिला कि नहीं, राघव ने कहा और फोन बंद कर दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देवराज चौहान खुद ही हमारे पास हमारी सहायता करने आया था। ये उसकी चाल थी और वो चाल चल गया। अब तुम्हें क्या ठीक नहीं लग रहा? जगमोहन का सारी बातों से इनकार करना कि ये सारा मामला उसने अब सुना है। हो सकता है ऐसा कहना भी जगमोहन की चाल हो। राघव और धर्मा कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि जगमोहन सच कह रहा है या झूठ। देवराज चौहान हमारे साथ था तो हम अपने को झूठा कैसे कह सकते हैं? स्पष्ट है कि जगमोहन ही हमसे झूठ बोल रहा है। जगमोहन ने रिसीवर रखा। चेहरे पर अजीब से भाव बिखरे हुए थे। राघव और धर्मा की बातों को वो खामखा नहीं डाल सकता था, परंतु ये भी सच था कि देवराज चौहान कई दिनों से उसके सामने था। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचा, जो कि दूसरे कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। नवाब अंसारी को जानते हो? जगमोहन ने पूछा। नहीं। देवराज चौहान ने अखबार से नजरें हटाकर जगमोहन को देखा। क्या बात है? मैंने यूं ही सोहन लाल को फोन किया तो फोन धर्मा ने उठाया। RDX? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, वो ही धर्मा। राघव भी था उधर। दोनों से मेरी बात हुई। वे दोनों सोहन लाल के फ्लैट पर इसलिए मौजूद हैं कि सोहन लाल जब वहां आए तो उससे हमारा पता पूछकर हम तक पहुंच जाएं। जगमोहन का स्वर गंभीर था। क्यों? देवराज चौहान ने अखबार एक तरफ रख दिया। क्योंकि उनका कहना है कि तुम पिछले कई दिनों से उनके साथ काम कर रहे थे और फिर उनसे कोई धोखा करके भाग गए। ऐसे में RDX तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। वो किसी नवाब अंसारी का नाम ले रहे थे कि वो कहाँ है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोचे आ ठहरी। RDX झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ क्यों बोलेंगे? शायद वो हमसे ताकत की आजमाइश करना चाहते हो। पिछली बार जब वो हमसे टकराए थे तो उनकी हसरतें मन में ही रह गई थी।
जगमोहन के चेहरे पर सोचे दौड़ती रही। क्या सोच रहे हो? सोहन लाल उनके हाथ लगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। बाहर किसी पब्लिक बूथ से पुलिस को सोहन लाल का पता बताकर कहो कि RDX उस फ्लैट पर मौजूद है और उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। फ्लैट से चीखों की आवाज़ भी सुनी है। उसके बाद सब कुछ पुलिस संभाल लेगी। जगमोहन ने गहरी सांस ली और उठते हुए बोला, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। इसके बाद कम से कम वे सोहन लाल के फ्लैट पर नहीं आएंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे राघव और धर्मा की आंख खुली। एक्स्ट्रा पास ही कमर पर हाथ बांधे टहल रहा था। उन्हें उठते पाकर वो ठिठका। खूब नींद ली? एक्स्ट्रा शांत स्वर में बोला। रात तो फंसते फंसते बचे। राघव ने मुस्कुराकर सांस ली। पता नहीं कैसे सोहन लाल के फ्लैट पर पुलिस। जगमोहन ने खबर की होगी पुलिस को कि हम सोहन लाल को कोई नुकसान न पहुंचा सके। धर्मा कड़वे स्वर में कह उठा, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम वहां से बच निकले, वरना अब तक पुलिस ने बुरा हाल कर देना था। हाँ, जगमोहन ने ही खबर की होगी। वो हमें फ्लैट से निकाल देना चाहता होगा। राघव मुस्कुरा रहा था। सच में देवराज चौहान और जगमोहन खतरनाक हैं, एक्स्ट्रा कह उठा। लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, धर्मा गुर्राया। मैं भी देखता हूँ कब तक बचेंगे। मेरे पास खबर है, एक्स्ट्रा बोला। दोनों की निगाह एक्स्ट्रा पर गई। नवाब अंसारी को आज मूसा के हवाले किया जाएगा। ये कैसे पता चला? मूसा के एक आदमी से। वो मेरी पुरानी पहचान का है। वो कल रात मिला तो अचानक ही ये बात हो गई। देखी देवराज चौहान की कमीनगी, धर्मा राघव से कह उठा। वह हमसे। एक और भी खबर है, एक्स्ट्रा फौरन मुस्कुराकर बोला। क्या? वीरेंद्र त्यागी नाम का शख्स मूसा से नवाब अंसारी का सौदा कर रहा है। मूसा के आदमी ने बताया कि वो कहता है उसने नवाब अंसारी को 20 करोड़ में देवराज चौहान से खरीदा है और मूसा से वो 30 में सौदा कर रहा है। ये नहीं हो सकता। देवराज चौहान नवाब अंसारी को इस तरह किसी को नहीं बेचेगा, राघव कह उठा। लेकिन हमारे पास ये ही खबर है। मेरे ख्याल से देवराज चौहान और वीरेंद्र त्यागी आपस में मिले हुए हैं। क्योंकि देवराज चौहान अब मूसा से पैसे नहीं छाड़ सकता, तो उसने त्यागी को आगे कर दिया कि वो मूसा से सौदा करे। धर्मा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। सौदा कहाँ होगा एक्स्ट्रा? ये खबर अभी नहीं मिली। उस आदमी ने कहा था कि वो पता करेगा, पता चला तो खबर कर देगा। ओह, ये देवराज चौहान भी क्या क्या चाले चलता है। राघव ने धर्मा को देखा। जल्दी मरेगा। तुम दोनों तैयार हो जाओ, एक्स्ट्रा बोला। कोई खबर मिली तो हमें फौरन निकलना पड़ सकता है। दोपहर का 1 बज चुका था। RDX कुछ देर पहले ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी एक्स्ट्रा का फोन बजा। उसने बात की। करीब 2 मिनट तक एक्स्ट्रा बात करता रहा। राघव और धर्मा की निगाह उस पर रही। फिर एक्स्ट्रा फोन बंद करता कह उठा, काम बन गया। हमें उस जगह का पता चल गया जहां नवाब अंसारी को मूसा के हवाले किया जाएगा। RDX की नजरें मिली। ये तो अच्छा हुआ। कौन सी जगह है वो? समुद्र तट का वीरान किनारा है। क्योंकि वो जगह हटकर पड़ती है, इसलिए वहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता। हमने उस जगह को देख रखा है, वहाँ जा चुके हैं हम, एक्स्ट्रा ने कहा। कब नवाब अंसारी को मूसा के हवाले किया जाएगा? 2 घंटे बाद, 3 बजे। तब तो हमारे पास वक्त कम है, हमें चलना चाहिए। खामोश बैठा धर्मा कह उठा। यूं तो मैं नवाब अंसारी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ, परंतु हालात ऐसे हैं कि नवाब अंसारी को पकड़कर काबू में करना आसान नहीं होगा। पहले की तरह वो फिर हमारे हाथों से निकल सकता है, और इस बार तो वहाँ मूसा के आदमी भी होंगे। एक्स्ट्रा और राघव की निगाह धर्मा पर जा टिकी। हम नवाब अंसारी को खत्म करेंगे, निशाना लेंगे उसका। वहाँ मूसा के आदमी फैले होंगे, हमें क्या परवाह। एक गोली चलानी है नवाब अंसारी पर और निकल चलना है। ठीक है, अब हम नवाब अंसारी को ख़त्म करने में यकीन रखेंगे। हमें एक गन चाहिए, रास्ते में किशोरी से ले लेंगे। मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ कि वो गन तैयार रखे। एक्स्ट्रा सोच भरे स्वर में बोला। इस काम को करते वक्त हमें सावधान रहना होगा। मूसा वहाँ अच्छे इंतज़ाम के साथ पहुँचेगा। हमने सिर्फ एक गोली चलानी है और निकल चलना है। हालात बिगड़ सकते हैं, गोलियों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। जो भी हो, नवाब अंसारी आज खत्म होगा ही, धर्मा ने कठोर स्वर में कहा। साथ ही देवराज चौहान की चाल भी फेल हो जाएगी। मूसा से 30 करोड़ झटकने की एक गोली 2 काम करेगी। हमारे पास वक्त कम है, हमें फौरन चल देना चाहिए।
और आरडीएक्स कमरे से बाहर निकलते चले गए। चूंकि वीरेंद्र त्यागी ने मूसा के सामने ये शर्त रखी थी कि वो अपने साथ सिर्फ 3 आदमी ला सकता है, यानी कि कुल 4 लोग होने चाहिए जो नवाब अंसारी को लेने आए। 5वां दिखाई दिया तो वो खुद नवाब अंसारी को गोली मार देगा। यही वजह थी कि मूसा ने पूरी तरह शराफत इस्तेमाल की थी और अपने साथ सिर्फ 3 को ही लाया था, और वो 3 थे जेठा, जाकिर और आरिफ। दरअसल मूसा इस बार किसी गड़बड़ का सहरा अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था, इसलिए इन तीनों को भी अपने साथ लाया था। कोई बुरी घटना हो तो माई के सामने सब बराबर के गुनहगार रहें। मूसा इस बार बहुत संभल कर चल रहा था। उस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले थे जब मूसा एक कार में जेठा, आरिफ और जाकिर के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां पहुंचने को त्यागी ने कहा था। समुद्र किनारे का सुनसान इलाका था ये। तट के पास ही छोटे बड़े पहाड़ी चट्टानों के कई टुकड़े बिखरे पड़े थे। कोई टुकड़ा 4 फीट का था तो कोई 15 फीट का। हरे भरे पेड़ों की संख्या भी बहुत थी। समुद्र से आती तेज हवा में नमी थी। पानी के खारेपन की महक सांसों से टकरा रही थी। दूर समुद्र में एक जहाज जा रहा था। 2-3 छोटी बोटें नजर आ रही थी, वो भी दूर थी। त्यागी 12 बजे ही यहाँ आ पहुंचा था और ऐसी जगह आ टिका था जहाँ से वो लगभग सारी जगह पर निगाह रख सके। वो जानता था कि उस पर हाथ डालने के लिए मूसा वहाँ अपने आदमियों का जाल बिछा सकता था। हालांकि इस बात की आशा कम ही थी कि नवाब अंसारी को पाते वक्त मूसा कोई गड़बड़ करे। 3 बजे उसने एक कार को वहां इस तरफ आते देखा। त्यागी ने तुरंत मोबाइल निकाला और मूसा से बात की। ये तुम हो कार में? त्यागी ने पूछा। हाँ, तुम्हारे साथ कौन है? आरिफ, जेठा और जाकिर। इसके अलावा कोई और भी इंतजाम कर रखा है? त्यागी ने पूछा। नहीं, किया होगा तो नवाब अंसारी को मैं गोली मार दूंगा। सब ठीक है, ये बताओ मुझे किस तरफ आना है? इसी तरफ कार आगे लेते रहो, फोन पर रहो। त्यागी की निगाह उस कार पर टिकी रही। त्यागी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी नज़रों में आए बिना आरडीएक्स वहां आ चुके थे। कार को पूर्व की तरफ मोड़ो, थोड़ा इधर। त्यागी की देखते ही देखते कार मुड़ी, इस तरफ आने लगी। बस कुछ पलों बाद त्यागी फोन पर बोला, कार रोको। त्यागी की देखते ही देखते कार रुक गई। बाहर निकलो, कार खाली करो। फौरन ही कार के चारों दरवाजे खुले और मूसा, आरिफ, जाकिर और जेठा बाहर निकले। जाकिर यहाँ तक कार ड्राइव करके लाया था। त्यागी कुछ पल उन चारों को देखता रहा, फिर नजरें हर तरफ गई। चारों तरफ सन्नाटा ही दिखा। त्यागी को विश्वास होने लगा कि इस तट पर उनके अलावा कोई नहीं है। नवाब अंसारी कहाँ है? मूसा की आवाज़ कानों में पड़ी। नोट दिए बिना माल ले लोगे? 30 करोड़ लाया हूँ, दर्शन कराओ। त्यागी के देखते ही देखते मूसा अपनी जगह से हिला। कार की डिग्गी खोलकर बड़ा सा सूटकेस खींचकर बाहर निकाला। इस दौरान फोन उसके कान से लगा रखा था। मूसा की आवाज़ त्यागी को सुनने को मिली। ये सूटकेस 30 करोड़ के नोटों से भरा हुआ है, खोलो। तुम पास नहीं आओगे क्या? जो कहा है वो करो मूसा, तुम्हें भी जल्दी है और मुझे भी, त्यागी ने शांत स्वर में कहा। तभी मूसा की आवाज़ उसे सुनने को मिली। सूटकेस खोलो। जेठा आगे बढ़ा और सूटकेस खोलने लगा। सूटकेस खुला। त्यागी के दिल को ठंडक मिली ये देखकर कि वो नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरा पड़ा है। नकली नोट लाए हो? बोला त्यागी। एकदम असली हैं। मूसा की आवाज़ कानों में पड़ी। गड्डियों के भीतर हाथ डालो और नीचे से एक गड्डी बाहर निकालो, त्यागी फोन पर बोला। मूसा ने ऐसा ही किया। त्यागी ने पास रखी दूरबीन आंखों से लगा ली। गड्डी को फुरेरी दो। मूसा ने फुरेरी दी। त्यागी ने दूरबीन से स्पष्ट देखा कि गड्डी के भीतर भी नोट ही हैं, सादे कागज नहीं। तुम पास आकर नोटों को चेक क्यों नहीं कर लेते? मूसा की आवाज़ कानों में पड़ी। सब ठीक है, सूटकेस बंद करो। हाथ में पकड़ी गड्डी भी भीतर रख दो, त्यागी फोन पर बोला। मूसा ने ऐसा ही किया। सूटकेस बंद कर दिया। अब सूटकेस उठाओ और वो जो सामने हरे रंग की चट्टान खड़ी है, सूटकेस उसके पीछे रख दो। मैं इतना भारी सूटकेस अकेला नहीं उठा सकता, अपने साथी को साथ लो। उस चट्टान के पीछे सूटकेस रखकर वापस अपनी कार तक पहुंचो। मूसा ने आरिफ के साथ मिलकर सूटकेस उस चट्टान के पास रखा और कार के पास आ गए। नवाब अंसारी को मेरे हवाले करो। मूसा का स्वर कानों में पड़ा। ज़रूर,
2 मिनट इंतज़ार करो। अगर तुम सूटकेस लेकर भाग जाने का इरादा रखते हो वीरेंद्र त्यागी, तो ऐसा नहीं कर सकोगे। हम तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं शराफत से चल रहा हूँ, त्यागी फ़ोन पर बोला। हम दोनों के लिए ये ही ठीक रहेगा। त्यागी इस वक्त एक चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो नीचे उतरने लगा। त्यागी की आवाज़ न आने पर मूसा की आवाज़ आई, तुम कहाँ हो? चिंता मत करो, नवाब अंसारी को तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूँ। 2 मिनट तो लगेंगे। त्यागी चट्टान से नीचे उतरा। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, त्यागी बोला। क्यों? मूसा की आवाज़ आई। नवाब अंसारी मेरे आदमियों के पास है, उन्हें फ़ोन करके कहना है कि वो उसे तुम्हारे हवाले कर दें। नवाब अंसारी कहाँ है? पास ही। ठीक है, फ़ोन बंद करो। त्यागी ने फ़ोन काटा और पुनः फ़ोन मिलाया। जाओ तुम उन लोगों के पास, 10 मिनट बाद उन्हें बता देना कि तुम नवाब अंसारी नहीं हो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक ढंग से काम करना, मैंने तुम्हें इस काम का 1 लाख रुपया दिया है। त्यागी ने कहा। तुम्हारे बारे में मैं उनसे क्या कहूँगा? तुम अपना नाम तो बता दो। ज़रूरत नहीं, वो जानते हैं, समझ जाएंगे। वे मेरे दोस्त हैं और मैं दोस्तों के साथ मज़ेदार खेल खेल रहा हूँ, समझ गए? हाँ। वो हंसेंगे मेरी इस हरकत पर कि मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। 10 मिनट बाद उन्हें बताना कि तुम नवाब अंसारी नहीं हो। बार बार मत कहो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। जानते हो ना कि वो किधर हैं? जो कार पर आए हैं? हाँ, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। तो जाओ उनकी तरफ, त्यागी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उसने पुनः मूसा को फ़ोन किया। नवाब अंसारी मुझ तक नहीं पहुँचा वीरेंद्र त्यागी, वो आ रहा है। त्यागी तेजी से एक तरफ भागता बोला। उससे मिलने को तैयार हो जाओ, वो दिखे तो मुझे बता देना। ठीक है। त्यागी एक तरफ छिपकर खड़ी की कार तक पहुंचा, भीतर बैठा और कार स्टार्ट की। फ़ोन कान पर था। तुम भाग रहे हो? गलत बात मत करो, अभी तो मैंने नोटों से भरा सूटकेस उठाना है। नवाब अंसारी के मिलने की हाँ के बाद ही मैं जाऊंगा। त्यागी ने कार दौड़ा दी। अगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो बचोगे नहीं। नवाब अंसारी दिखा नहीं? नहीं, वो दिखा, आ रहा है। मूसा का खुशी भरा स्वर त्यागी के कानों में पड़ा। त्यागी के होठों पर जहरीली मुस्कान फैल गई। मैंने अपना वादा पूरा किया, चलता हूँ, तुम 15 मिनट बाद यहाँ से निकलना, कहकर त्यागी ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। वो चट्टान के पास पहुँच गया था जहाँ सूटकेस रखा था। कार रोककर बाहर निकला और कार की डिग्गी खोलकर सूटकेस को उठाकर उसमें रखने की चेष्टा करने लगा। सूटकेस भारी था, एक ही बार में वो डिग्गी में न रखा गया। त्यागी ने पुनः जोर लगाकर सूटकेस उठाना चाहा कि आवाज़ सुनकर जड़ रह गया। मैं तुम्हारी सहायता करूं? त्यागी सूटकेस छोड़ते हुए चिहुक कर पलटा। 3 कदमों के फासले पर राघव खड़ा था। एक्स्ट्रा को उसने 15 कदम दूर एक चट्टान के पास खड़े देखा। उसने फ़ोन कान से लगा रखा था। त्यागी के शरीर में चींटियां सी रेंगती चली गई। RDX यहाँ? त्यागी का मस्तिष्क झंझना उठा। तो सूटकेस में 30 करोड़ भर रखे हैं तुमने, राघव बोला। देवराज चौहान 30 में से तुम्हें कितना देगा? त्यागी का बुरा हाल था। तुम्हारा नाम वीरेंद्र त्यागी है? राघव मुस्कुराया। त्यागी ने अपने पर काबू पाने की चेष्टा की। इतने भी हैरान मत हो, अपने पर काबू पालो ताकि हम बात कर सकें। तो तुम कौन हो? त्यागी अपने को संभालते हुए उखड़ी सांसों से कह उठा। RDX, तुम जानते हो हमें? मैं तुम लोगों से पहले कभी नहीं मिला। देवराज चौहान से तो कई बार मिला है। मैं नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो? तभी एक्स्ट्रा की आवाज़ सुनाई दी। राघव, जल्दी करो, धर्मा के पास वक्त कम है। देवराज चौहान से कहना कि 30 करोड़ का सूटकेस RDX ने ले लिया है, राघव ने सख्त स्वर में कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर देवराज चौहान बहुत खुश होगा। ये देवराज चौहान का नहीं, मेरा है। मैंने 20 करोड़ में नवाब अंसारी को देवराज चौहान से खरीदा है। दोबारा ये बात बोला तो तेरे को गोली मार दूंगा। त्यागी ने होठ भींच लिए। रिवॉल्वर संभाले राघव आगे बढ़ा और त्यागी की तलाशी दी। 2 रिवॉल्वर मिले जो कि उसने अपनी जेब में डाल लिए। भाग जाओ यहाँ से। मेरे 30 करोड़, त्यागी ने कहना चाहा। गोली मारूं? त्यागी जानता था कि हालात खतरनाक हो गए हैं। वो हैरान था कि RDX को इस सौदे की कैसे खबर मिली, कैसे वे मौके पर आ गए। परंतु अभी ये खैरियत थी
कि अपना दुश्मन वो देवराज चौहान को मान रहे थे, उसे नहीं। भाग जाओ वरना गोली मार दूंगा, राघव ने हाथ में थमी रिवॉल्वर हिलाकर कठोर स्वर में कहा। त्यागी ने निकल जाना ही ठीक समझा, परंतु 30 करोड़ की चोट उसके लिए बड़ी थी और सबसे बड़ी तो जान थी। त्यागी ने डिग्गी बंद की और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। सोच रहा था कि एक रिवॉल्वर कार में होती तो शायद वो बाजी पलट देता। कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एक्स्ट्रा, उसकी जाती कार को देखते राघव बोला, कार यहाँ ले आओ, सूटकेस उसमें रखना है। एक्स्ट्रा कानों से फोन लगाए एक तरफ पड़ता बोला, धर्मा, अब तुम नवाब अंसारी का निशाना ले सकते हो, हम यहाँ से निकलने को तैयार हैं। धर्मा के पास टेलीस्कोप लगी गन थी जिस पर साइलेंसर भी चढ़ा हुआ था। कुछ देर पहले धर्मा ने कार तट के पास रुकते देखी तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया था ताकि यहाँ से वो उन चारों को देख सके। टेलीस्कोप में आंख लगाने पर वे चारों उसे बेहद करीब नजर आ रहे थे। धर्मा उन्हें आसानी से उड़ा सकता था, परंतु उनसे धर्मा की दुश्मनी नहीं थी कि खामखा उनकी जान लेता। धर्मा ने मूसा को फोन पर बातें करते देखा। धर्मा ने फोन निकाला और राघव का नंबर मिलाया। कहाँ हो? धर्मा ने पूछा। हमने वीरेंद्र त्यागी को ढूंढ लिया है। ओह, लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। वो इस वक्त 10 फीट ऊंचे पत्थर पर चढ़ा फोन पर मूसा से बातें कर रहा है। तो मूसा इस वक्त उसी से बातें कर रहा है? हाँ, तुम उस त्यागी के पास ही हो? एक्स्ट्रा भी, हम दोनों उस पत्थर के पास हैं जिस पर वो चढ़ा हुआ है। उसकी कार भी पास है, पेड़ों के बीच छिपी हुई है। मेरी मानो तो वीरेंद्र त्यागी को कुछ मत कहना, वो देवराज चौहान का मोहरा है। देवराज चौहान के इशारे पर ही वो मूसा से नवाब अंसारी का सौदा कर रहा है। देवराज चौहान नवाब अंसारी के खेल में करोड़ों बना लेना चाहता है। अगर वीरेंद्र त्यागी और मूसा में सौदा निपट जाता है तो तुम त्यागी से 30 करोड़ झटक लेना। ये देवराज चौहान के लिए बढ़िया चोट होगी। मैं और एक्स्ट्रा यही बात तय कर चुके हैं। तुम्हारी क्या पोजीशन है? राघव ने पूछा। बढ़िया, एक पेड़ पर हूँ मैं। मुझे मूसा और बाकी 3 नजर आ रहे हैं, वे मेरे निशाने पर हैं। इनमें सौदा पटने तक हमें कोई हरकत नहीं करनी है। इन्हें पता ही ना लगे कि यहाँ कोई और भी है। ऐसा ही होगा। अब मैं फ़ोन बंद करता हूँ, मुझे खबर करते रहना, कहकर धर्मा ने फ़ोन बंद कर दिया था। 5 मिनट बाद धर्मा को एक्स्ट्रा का फ़ोन आया। उनमें सौदा हो गया है, एक्स्ट्रा ने कहा। कैसे पता? मूसा सूटकेस को एक चट्टान के पीछे रख गया है, उसमें नोट ही होंगे। इसका मतलब नवाब अंसारी अब कभी भी सामने आ सकता है। हाँ, साले को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी हाँ के बिना गोली मत चलाना, एक्स्ट्रा ने कहा। क्यों? वक्त से पहले गोली चलाई तो मूसा और उसके आदमियों से हमारा टकराव हो जाएगा। हमें निकलने के लिए रास्ता तैयार कर लेने दो, जल्दी। वीरेंद्र त्यागी चट्टान से नीचे उतर रहा है, एक्स्ट्रा कह उठा। राघव उसे संभाल लेगा, कुछ देर रुको। फिर कुछ देर बाद एक्स्ट्रा ने उसे सिग्नल दे दिया कि वो नवाब अंसारी पर गोली चला सकता है। ठीक यही वक्त था जब टेलीस्कोप पर आंख लगाए धर्मा को मूसा का चेहरा खिलता दिखा। धर्मा समझ गया कि मूसा ने किसी तरफ से आते नवाब अंसारी को देख लिया है, तभी वो मुस्कुराया। धर्मा ने आंखें टेलीस्कोप पर लगाए रखी। मिनट भर बीता और नवाब अंसारी टेलीस्कोप में दिखने लगा। वो उन चारों की तरफ बढ़ रहा था। धर्मा के दांत भींचते चले गए। शिकार उसके सामने था। धीरे धीरे नवाब अंसारी पूरी तरह गन के दायरे में आ गया। टेलीस्कोप में वो पूरा दिखा। उसने देखा मूसा ने खुशी से उसकी तरफ दोनों बाहें फैला दी। उसके हिलते होठ बता रहे थे कि वो अंसारी से कुछ कह रहा है। जेठा, आरिफ और जाकिर के होठों पर भी खिली मुस्कान थी, वे भी खुश थे। चेहरे पर दरिंदगी समेटे धर्मा ने टेलीस्कोप के सहारे उसके सिर का निशाना बांध लिया। वो देख रहा था कि नवाब अंसारी मूसा से 10 कदम दूर था। फिर 8, 6, 5, 4, 3 कदम। धर्मा ने ट्रिगर दबा दिया। फुस की आवाज हुई और उसने नवाब अंसारी के सिर के चीथड़े उड़ते देखे। धर्मा ने दांत भींचे गन को एक हाथ में थामा और फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरने लगा। काम हो गया था। आगे बढ़ता नवाब अंसारी एकाएक झटके के साथ मूसा की फैली बाहों से होते उसकी छाती पर जा लगा। गरम खून के छींटे मूसा के चेहरे पर पड़े। पास खड़े जाकिर, जेठा और आरिफ पर भी पड़े। चेहरे पर पड़ने वाले गरम छींटों को महसूस करके मूसा सिहर उठा। उससे लिपटा नवाब अंसारी
उसकी बाहों से नीचे फिसलता जा रहा था। मूसा ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद किया तो वो भर भराकर नीचे जा गिरा। मूसा की आंखें फैलती चली गई। आरिफ, जेठा, जाकिर भी ठगे से खड़े रह गए थे सामने नवाब अंसारी की लाश देखकर। नवाब अंसारी! एकाएक मूसा गला फाड़कर चीख उठा। चेहरे पर दरिंदगी नजर आने लगी थी। रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में आ गई थी और उनकी नजरें आसपास दूर तक फिरने लगी थी। ढूंढो उस हरामजादे वीरेंद्र त्यागी को, ये काम उसी ने किया है। मुझे वो हर हाल में मिलना चाहिए। मूसा गला फाड़कर चीखा। तभी जाकिर नीचे झुका और नवाब अंसारी के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। जेठा और आरिफ के हाथ में भी रिवॉल्वर थी। तुम इधर जाओ और तुम उधर, मैं वहां। ठहर मूसा, उतावला न बन। क्या बकवास करता है? ये नवाब अंसारी नहीं है। होश में हो जाकिर, आसिफ कठोर स्वर में बोला। हाँ, पूरी तरह होश में हूँ। ये नवाब अंसारी नहीं है। ये देखो, गोली इसके सिर के पीछे वाले हिस्से में लगी है और नाक तोड़ती हुई निकल गई। इसके चेहरे पर मांस की परत उभरी नजर आ रही है। गोली की वजह से वो परत उभरी है। मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी तसल्ली करा ही देता हूँ। कहने के साथ ही जाकिर खून से सना नवाब अंसारी का चेहरा टटोलने लगा। फिर चेहरे पर उभरी परत को पकड़कर जोरों से खींचा तो फेस मास्क उसके हाथ में आ गया। नीचे से कोई अजनबी चेहरा नजर आने लगा। ये क्या? जेठा के होठों से निकला। मूसा की आंखें सिकुड़ी। आरिफ भी ठगा सा रह गया। जाकिर खून से सना मास्क थामे चेहरे पर गंभीरता समेटे खड़ा हो गया। कोई कुछ कह ना पा रहा था। ये नवाब अंसारी नहीं है। मूसा अब संयत सा लग रहा था। वीरेंद्र त्यागी ने हमें धोखा दिया। हाँ, जाकिर मुस्कुराया। फेस मास्क बनाने वाले ने कमाल का नवाब अंसारी के चेहरे का मास्क बनाया है। एक बार भी हमें नहीं लगा कि ये नवाब अंसारी नहीं है। वीरेंद्र त्यागी हमें धोखा देकर 30 करोड़ झटक ले गया। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन गोली क्यों मारी त्यागी ने? इसे त्यागी ने गोली नहीं मारी, जाकिर ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल से किसी और ने गोली मारी है। किसी और ने? और कौन होगा यहाँ? मैं क्या कह सकता हूँ, जाकिर बोला। लेकिन वीरेंद्र त्यागी ने हमें जो धोखा दिया उसमें नवाब अंसारी की जान बच गई। ये सुखद बात है कि नवाब अंसारी जहाँ भी है अभी तक जिंदा है। जाकिर ने तीनों को देखा। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? नवाब अंसारी हमें मिल क्यों नहीं रहा? वीरेंद्र त्यागी ने हमारे सामने नकली नवाब अंसारी को क्यों पेश किया, जबकि बात असली की हुई थी? इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। नवाब अंसारी का कौन सा दुश्मन है यहाँ जो उसे मारना चाहेगा? मूसा पुनः बोला। RDX नवाब अंसारी की जान लेना चाहते हैं, आरिफ बोला। तभी उनके कानों में कार स्टार्ट होने की मध्यम सी आवाज पड़ी। वे चौंके। कोई है। उसी पल इंजन की आवाज दूर जाती महसूस होने लगी। चारों की नजरें मिली। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। गुस्से में फंसा मूसा चीखा। देवराज चौहान ही बताएगा कि क्या हो रहा है, जेठा सख्त स्वर में बोला। देवराज चौहान, साला कमीना हरामजादा, मूसा पागलों की तरह चीखा। मूसा से पंगा लेता है? सोहन लाल को महसूस हो गया था कि मूसा, आरिफ, जाकिर और जेठा चारों ही गुस्से में हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कल से ही उसे कैद में क्यों रखा है। बात क्या है? तेरे सामने हम देवराज चौहान से मिले, मूसा बोला। तूने हमें मिलवाया देवराज चौहान से? हाँ, सोहन लाल ने सहमति में सिर हिलाया। क्या बात हुई थी हमारी देवराज चौहान से? मूसा ने शब्दों को चबाकर पूछा। सोहन लाल को कुछ अजीब लगा मूसा का यही सवाल पूछना। वो बोला, देवराज चौहान तुम्हारे लिए नवाब अंसारी को पुलिस हेडक्वार्टर से निकालेगा। इस काम के लिए तुमने उसे 10 करोड़ दिए। पक्का दिए? हाँ, मेरे सामने दिए। सोहन लाल ने गर्दन हिलाई। अब सुन, मूसा कठोर स्वर में बोला। कल देवराज चौहान ने नवाब अंसारी को वहां से निकाला और उसे हमारे हवाले करने के बजाय किसी को 20 करोड़ में बेच दिया। ये नहीं हो, सुनता रहे। जिसने 20 करोड़ में खरीदा नवाब अंसारी को, उसका नाम वीरेंद्र त्यागी है। त्यागी ने आज हमें 30। क्या नाम बताया तुमने? सोहन लाल के माथे पर बल नजर आने लगे थे। वीरेंद्र त्यागी। दिखने में कैसा है? मैंने उसे देखा नहीं। उसके बाद मूसा सारी बात सोहन लाल को बताता चला गया। सोहन लाल ने सारी बात को समझा। परेशान होकर बोला, देवराज चौहान इस तरह की धोखेबाजी नहीं कर सकता, लेकिन उसने की।
मैंने तेरे को सारी बात अभी अभी बताई है, मूसा ने खा जाने वाले स्वर में कहा। सोहन लाल ने जेठा, आरिफ और जाकिर को देखा। हम तेरे को कहानी नहीं सुना रहे, सच्ची बात सुना रहे हैं, आरिफ कठोर स्वर में बोला। 30 करोड़ देने पर भी हमें असली नवाब अंसारी नहीं मिला, जो मिला नकली था और उसे भी किसी ने मार दिया। सोहन लाल से कुछ कहते न बना। समझ में आई सारी बात? जाकिर ने कहा। हाँ, लेकिन देवराज चौहान इस तरह की दगाबाजी नहीं करता, सोहन लाल बोला। वो हरामजादा सब कुछ कर सकता है, जेठा गुर्राया। अब तू देवराज चौहान से बात कर, उसे बुला। क्यों? बात करनी है उससे, पूछना है कि 10 करोड़ लेकर भी उसने हमसे धोखेबाजी क्यों की। और अब नवाब अंसारी कहाँ है? अगर वो नवाब अंसारी को हमारे हवाले कर देता है तो हम अभी भी उसे माफ़ कर सकते हैं। सोहन लाल उन सबके चेहरे देखने लगा। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि देवराज चौहान ने गड़बड़ की है। कहाँ बुलाऊं देवराज चौहान को? वो मेरे पास तो आने से रहा, मूसा कठोर स्वर में बोला। मेरे दूसरे ठिकाने का पता दे, उसे कोई भी कहानी सुना और वहाँ बुला, वहाँ से मेरे आदमी उसे यहाँ ले आएंगे। मूसा ने दूसरे ठिकाने का पता बताया। जानते हो मैं देवराज चौहान को क्यों फ़ोन कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने तेरे को डंडे में बिठा रखा। तेरे डंडे की सोहन लाल परवाह नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से देवराज चौहान को फ़ोन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस तरह की कमीनी हरकत नहीं कर सकता। उसने धोखेबाजी नहीं की। फिर तो उसे नवाब अंसारी को मेरे हवाले कर देना चाहिए। मूसा फौरन बोला। ये तो देवराज चौहान ही बताएगा कि क्या बात है, फ़ोन दो। जेठा ने अपना फ़ोन सोहन लाल को थमाया। सोहन लाल देवराज चौहान के नंबर मिलाने लगा। नंबर लगा, बेल गई। फिर देवराज चौहान की आवाज़ आई। हेलो, मैं सोहन लाल। तुम कैसे हो? देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। सबकी निगाह सोहन लाल पर थी। मैं तुमसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। खास बात कोई? बहुत ही खास। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, वहाँ पहुँचो, कहकर सोहन लाल ने मूसा की बताई जगह का पता बताया। मैं आता हूँ। कितनी देर में? 1 घंटा लगेगा, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। सोहन लाल ने भी फ़ोन बंद करके मूसा को देखा। ठीक है, सोहन लाल गंभीर स्वर में बोला। बिल्कुल ठीक, मूसा ने कड़वे स्वर में कहा और फ़ोन निकालकर अपने आदमियों को फ़ोन करने लगा। एक बार फिर कह दूं कि देवराज चौहान ने कोई गड़बड़ नहीं की, सोहन लाल बोला। तकलीफ़ में मत रहो, जाकिर व्यंग से बोला। सब सामने आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब सामने आ जाएगा, सोहन लाल मुस्कुरा पड़ा। RDX उसी होटल के कमरे में पहुँचे जहाँ वे ठहरे हुए थे। साथ में 30 करोड़ के नोटों से भरा सूटकेस भी था। वे शांत लग रहे थे। गन आते वक्त किशोरी को वापस दे दी थी। रूम सर्विस में उन्होंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। उसके बाद वे हाथ मुंह धोकर हटे तो कॉफ़ी आ गई। राघव कॉफ़ी का घूंट भरते कह उठा। काम निपट गया, नवाब अंसारी अब खत्म हो चुका है। हाँ, धर्मा ने भी कॉफ़ी का घूंट भरा। लेकिन बात का अफसोस भी है कि वो आसान मौत मरा, सिर्फ एक गोली और काम खत्म। वरना मैंने तो सोचा था कि उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। किस्मत का तेज निकला कमीना। ये काम खत्म, एक्स्ट्रा बोला। अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। इस तरह होटल में कब तक पड़े रहेंगे? हमारे उस फ्लैट का तो वानखेड़े को पता चल गया है। शायद वहाँ अब पुलिस बैठी हो। RDX की नज़रें मिली। हमें अपना नया ठिकाना तैयार करना चाहिए, राघव बोला। हमारे पास, एक्स्ट्रा ने सूटकेस पर निगाह डाली, 30 करोड़ हैं। कोई बंगला खरीदेंगे? मैं आज से ही ऐसे बंगलों की तलाश करता हूँ जो बिकाऊ हों, धर्मा ने कहा। लेकिन सूटकेस खोल के तो देखो, ये नोट धोखा तो नहीं? राघव ने सूटकेस खोल कर देखा। सब ठीक है। भीतर असली 30 करोड़ के नोटों की गड्डियाँ ठूसी हुई थी। वीरेंद्र त्यागी जब जगदीश के फ्लैट पर पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्या हुआ? जगजीत के चेहरे पर संदेह के बादल नाच उठे। सब कुछ गड़बड़ हो गया, त्यागी कुर्राया। मैं समझा नहीं। वहाँ मौके पर पता नहीं कैसे RDX पहुँच गए। 30 करोड़ वे ले गए। ले गए? ये कैसे हो सकता है? जगजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। त्यागी ने सारी बात बताई। जगजीत मुंह खोले सुनता रहा। त्यागी के खामोश होते ही जगजीत कह उठा। तो 30 करोड़ हाथ से गए? हाँ, RDX ले गए, दांत भींचकर बोला त्यागी। बुरा हुआ। तेरे पास पहले का 10 पड़ा है? हाँ, संभाल के रखना,
कम से कम खाली हाथ तो नहीं है। त्यागी का चेहरा सुलगा पड़ा था। लेकिन अब क्या होगा? मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। त्यागी ने दांत खींचकर कहा। कैसे? नवाब अंसारी तो हमारे ही पास है और उसकी मूसा को माई को ज़रूरत है। सौदा होगा अब? फाइनल सौदा। तूने मास्क बना दिया किसी चेहरे का? हाँ, एक बनाया है। उस चेहरे में तो मूसा से सौदा कर सकता है। यूं तो मैं अपने चेहरे में भी मूसा से मिल सकता हूँ। उसने मुझे देखा नहीं है, परंतु सावधानी के तौर पर चेहरा बदल लेना ही ठीक है। तू पास है तो सब हो रहा है, वरना चेहरे कहाँ से बदले जाते हैं? त्यागी ने गहरी सांस लेकर कहा। RDX मौके पर वहाँ कैसे पहुँच गए? उन्हें तो ये भी पता था कि सूटकेस में 30 करोड़ हैं। त्यागी के दांत खिंच गए। ये खबर मूसा की तरफ से निकली है, पक्का। मतलब कि मूसा का कोई बंदा RDX को खबर दे रहा है? हाँ। नवाब अंसारी ठीक है? हाँ। जगजीत और त्यागी दूसरे कमरे में नवाब अंसारी के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही नवाब अंसारी कह उठा, तुमने मूसा से बात नहीं की? बात चल रही है, त्यागी ने उखड़े स्वर में कहा। नाराज क्यों हो? नवाब अंसारी ने गहरी निगाहों से उसे देखा। त्यागी ने अपने को संभाला। मैं ठीक हूँ। मूसा से क्या बात हो रही है? कल से तुमने मुझे बांध के रखा हुआ है। तुम्हारी मांगी रकम पर मूसा ने क्या कहा? वो रकम देने को तैयार है। तो फिर देर किस बात की? तुम्हें वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है। वहाँ से तुम्हारा सौदा मूसा के साथ होगा। यहाँ से क्यों नहीं? मेरे यार को खतरा हो सकता है बाद में मूसा से, त्यागी बोला। चिंता मत करो, मूसा सब कुछ भूल जाएगा मुझे पा लेने के बाद। मुझे तुम्हारी गारंटी की ज़रूरत नहीं, त्यागी ने तीखे स्वर में कहा। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो ही करूँगा। करो, लेकिन मुझे जल्दी मूसा के हवाले करो, नवाब अंसारी बोला। त्यागी जगजीत के साथ दूसरे कमरे में आया। भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम कर, त्यागी बोला। RDX ने तेरे को छोड़ कैसे दिया? जगजीत बोला। उसे क्या पता था कि देवराज चौहान के चेहरे के पीछे मैं था। मैंने ही सारा खेल उनके साथ खेला। ओह, मैं भूल गया था। जगजीत मुस्कुराया। खाने को दे कुछ। जगजीत ने खाने का जो सामान थोड़ा बहुत पड़ा था वो तैयार करके त्यागी को दिया। त्यागी खाने लगा। अब क्या करना है? सामने बैठते जगजीत ने पूछा। नवाब अंसारी को यहाँ से वहाँ ले जाना है, जो जगह मैंने देख रखी है। वो जगह सुरक्षित है? हाँ, सौदा करने के लिहाज से ठीक है। अब मूसा से आर पार वाला खेल खेलना है, खाते हुए त्यागी बोला। रकम कितनी मांगेगा? आज 30 मेरे हाथ आ गया होता तो इस बार के सौदे में 20-25 भी ले लेता, लेकिन अब ज़्यादा मांगूंगा। मूसा उखड़ भी सकता है ज़्यादा मांगने से। वो फंसा पड़ा है क्योंकि नवाब अंसारी को हर हाल में पाना चाहता है। मेरी बात माननी पड़ेगी उसे। कितनी रकम कहेगा? 50 करोड़। सुनकर भड़क जाएगा मूसा, जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। नवाब अंसारी उसे नहीं चाहिए क्या? त्यागी ने तीखे स्वर में कहा। जगजीत खामोश रहा। त्यागी ने खाना समाप्त किया और सिगरेट सुलगा ली। तू मेरे साथ चलना। साथ? जगजीत ने उसे देखा। नवाब अंसारी को नए ठिकाने पर ले जाना है, हमें वहां पहुंचाकर तू आ जाना। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अंधेरा होने पर नवाब अंसारी को यहाँ से निकालेंगे। तब तक तू अपने लिए, हमारे दोनों के लिए, रात भर के लिए खाने का सामान ले आ। समझा? अब मैं नवाब अंसारी के सामने नए कपड़ों में, नए चेहरे में जाऊंगा। उसके सामने से वीरेंद्र त्यागी चला जाएगा, नया चेहरा होगा। वो समझ तो नहीं जाएगा? नहीं समझेगा। मैं उससे पेश ही इस तरह आऊँगा। त्यागी मुस्कुरा पड़ा। मूसा से कब बात करेगा? कुछ देर बाद। तू बाजार से सामान ले आ, तेरे सामने ही मैं मूसा से बात करूँगा। इस बार जगजीत उठता हुआ बोला। मूसा बहुत भड़केगा, लेकिन उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जगजीत बाजार जाने के लिए तैयार होने लगा। त्यागी नवाब अंसारी के कमरे में पहुंचा। नवाब अंसारी ने उसे देखा। त्यागी बोला, मैं अब तेरे मामले से तंग आ चुका हूं नवाब अंसारी। क्या मतलब? तेरे को मैं 30 करोड़ में किसी और के हवाले कर रहा हूं, वो ही तेरा सौदा मूसा से करेगा। ऐसा क्यों? तू क्यों नहीं मूसा से बात? मूसा से डर लगता है मुझे। उधर साहू तेरे बदले मेरे को 30 करोड़ दे रहा है, तो मुझे क्या पड़ी है मूसा से बात करने की? 30 करोड़ तेरे को मूसा दे देगा। मूसा से सौदा करने की हिम्मत नहीं है मेरी। साहू ही मूसा से बात करेगा, वो तेरा सौदा ज़्यादा पैसों में करेगा। साहू आ रहा है, मेरे को 30 करोड़ देकर तेरे को यहाँ से ले जाएगा।
मैंने तुझे 20 में देवराज चौहान से खरीदा था, 10 का तो फायदा हो ही गया। मैं तेरे को मूसा से 35 दिला दूंगा, नवाब अंसारी बोला। मूसा से मेरी बात करा फ़ोन पर। कोई ज़रूरत नहीं, साहू से मेरी बात हो चुकी है, वो 30 लेकर आ रहा है तुझे लेने, त्यागी ने कहा और कमरे से बाहर आ गया। देवराज चौहान जगमोहन के साथ सोहन लाल के बताए पते पर पहुंचा। कॉल बेल बजाने पर एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। एक पुराना मकान था जो कि काफ़ी बड़ा था। 4 दीवारी के भीतर काफ़ी जगह खुली थी। देखकर तो ऐसा लगता था जैसे इक्का दुक्का लोग ही यहाँ रहते हैं। कहिए, वो आदमी बोला। सोहन लाल ने हमें यहाँ पहुँचने का पता दिया था, देवराज चौहान बोला। ओह, भीतर आइए, वो पीछे हटता बोला। देवराज चौहान और जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। अगले ही पल वे चौंके। कमरे में 7 आदमी मौजूद थे। सबके हाथों में रिवॉल्वरें थी और रुख उन दोनों की तरफ था। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। स्वागत है देवराज चौहान, एक ने रिवॉल्वर हिलाकर कहा। कौन हो तुम लोग? सोहन लाल कहाँ है? देवराज चौहान बोला। चलते हैं सोहन लाल के पास, उस आदमी ने दरवाज़ा खोलने वाले से कहा। इनकी तलाशी लो। दरवाज़ा खोलने वाला उसके पास पहुंचा और तलाशी लेने लगा। तभी जगमोहन ने उसकी गर्दन के गिर्द बांह लपेटी और रिवॉल्वर निकाल कर कमर से लगा दी। हिलना मत। वो व्यक्ति ठगा सा रह गया। क्या फ़ायदा, वो ही रिवॉल्वर वाला आदमी कह उठा। इस तरह सोहन लाल तो तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारा ये साथी इस वक्त हमारे निशाने पर है। हम इसे मार सकते हैं, जबकि हम झगड़ा नहीं करना चाहते। कौन हो तुम लोग? देवराज चौहान ने पूछा। पहले हमारे आदमी को छोड़ो, अपने हथियार हमारे हवाले करो, उसके बाद बात होगी, वो बोला। ये आरडीएक्स के आदमी हो सकते हैं, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। छोड़ो इसे, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। रिवॉल्वरें भी इसके हवाले कर दो। जगमोहन ने ऐसा ही किया। वो आदमी रिवॉल्वरें थामे पीछे हटता चला गया। चलो अब तुम दोनों को सोहन लाल के पास ले चलें। तुम में देवराज चौहान कौन है और जगमोहन कौन है? मैं जगमोहन हूँ, ये देवराज चौहान। जगमोहन आंखें सिकोड़ कर बोला। तुम लोग कौन हो? हम मूसा के आदमी हैं। मूसा के? जगमोहन के होठ सिकुड़े। वो मूसा जो माई का आदमी है? वो ही। हमसे क्या चाहते हो? देवराज चौहान बोला। हमें कुछ नहीं मालूम। मूसा ने जो कहा हमने किया। जो भी पूछना हो मूसा से पूछना। तुम दोनों को लेकर वहीं चल रहे हैं। वैसे हमें कहा गया था कि यहाँ देवराज चौहान आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। उन लोगों ने देवराज चौहान और जगमोहन को घेरा और बाहर खड़ी बंद वैन में ले जाकर बिठाने लगे। चक्कर क्या है? जगमोहन देवराज चौहान से बोला। मूसा हमसे क्यों मिलना चाहता है? पहले मूसा ने सोहन लाल को पकड़ा, उसके द्वारा हमें बुलाया। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। सोहन लाल इस तरह हमें बुलाने वाला नहीं। कोई बात तो है ही जो सोहन लाल ने मुझे इस तरह बुलाया। एक आदमी देवराज चौहान और जगमोहन को वहां छोड़ गया। वहां मूसा, जेठा, जाकिर, आरिफ और सोहन लाल मौजूद थे। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह सब पर गई। सोहन लाल शांत भाव से दोनों को देख रहा था। आओ देवराज चौहान, फिर से मिलकर खुशी हुई। इस बार तो जगमोहन को भी साथ लाए हो, मूसा तीखे स्वर में कह उठा। फिर से? देवराज चौहान ने मूसा को देखा। क्यों पहली मुलाकात इतनी जल्दी भूल गए? मूसा ने देवराज चौहान को घूरा। मैं तुमसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। खूब सुना सोहन लाल, मूसा हंसा। देवराज चौहान मुझसे पहली बार मिल रहा है। सोहन लाल ने बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चौहान ने सोहन लाल को देखा। तभी जाकिर खतरनाक स्वर में कह उठा। साले को उल्टा लटकाकर डंडे मारो तो पहली मुलाकात भी याद आ जाएगी। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से जाकिर को देखा और कह उठा। जुबान संभाल कर बात कर, गर्म खून है। मूसा हंस पड़ा। जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर देवराज चौहान को देखा। मुझे तो तुम भूल गए, लेकिन नवाब अंसारी तो याद होगा, या उसे भी भूल गए? नवाब अंसारी के जिक्र पर जगमोहन चौंका। आरडीएक्स भी नवाब अंसारी का जिक्र कर रहे थे। मैं किसी नवाब अंसारी को नहीं जानता, देवराज चौहान ने मूसा से कहा। तो तुम नवाब अंसारी को भी नहीं जानते? जेठा के होठों से गुर्राहट निकली। वो देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। तभी जगमोहन जेठा के सामने आ गया। दोनों की खतरनाक नजरें मिली। मुझसे बात कर, जगमोहन गुर्राया। जानता है कहाँ खड़ा है? जेठा सुलग उठा।
मुझे डराने की कोशिश मत कर, जगमोहन पूर्वता लहजे में कह उठा। इससे पहले जेठा कुछ कहता, मूसा कह उठा, जेठा बात तो करने दो, तेरे को मैं देखूंगा। जेठा गुर्राया। पंगा मत ले हमसे, जगमोहन ने कहा और 2 कदम पीछे हट गया। देवराज चौहान, तेरे को पहली मुलाकात याद नहीं, नवाब अंसारी याद नहीं, तो हमसे लिया हुआ 10 करोड़ भी याद नहीं होगा, मूसा ने कहा। मैंने कोई 10 करोड़ नहीं लिया। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मतलब ये कि हम सब झूठ बोल रहे हैं, मूसा ने शब्दों को चबाकर कहा। जगमोहन देवराज चौहान के पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोला। आरडीएक्स भी फोन पर कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि तुम 4-5 दिन से उनके साथ काम कर रहे थे, उन्हें धोखा देकर भाग निकले। नवाब अंसारी का भी जिक्र कर रहे थे वे। कुछ गड़बड़ है, देवराज चौहान बोला, लेकिन हमारा किसी मामले से लेना देना नहीं और ये लोग जाने क्या कह रहे हैं। हमें इनकी बात समझनी चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं, देवराज चौहान ने कहा और मूसा से बोला, तुम जो बातें कह रहे हो वो सब कुछ सोहनलाल जानता है? बिल्कुल जानता है, मूसा ने व्यंग से कहा। सोहनलाल से बात करके देखो, वो क्या कहता है। देवराज चौहान और जगमोहन सोहनलाल की तरफ बढ़ गए। सोहनलाल खुद भी हैरानी और सकते की हालत में था कि देवराज चौहान इनकार क्यों कर रहा है। वो जानता था कि इस तरह अनजान बनकर देवराज चौहान बच नहीं सकता। फिर क्या करना चाहता है देवराज चौहान? तुम? पास पहुंचने पर सोहनलाल धीमे स्वर में बोला, किस फेर में हो? फेर? देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़ी। तुम मूसा की हर बात को मना कर रहे हो। जो बात हुई नहीं उसे तो मना ही करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। कैसे नहीं हुई? मेरे सामने ही तो सब कुछ हुआ। मैंने ही तुम्हें मूसा से मिलवाया। नवाब अंसारी को पुलिस हेडक्वार्टर से निकालने की बात हुई। इस काम की तुमने 10 करोड़ एडवांस लिए। मैं गवाह हूँ सारी बातों का, सब कुछ मेरे सामने। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जगमोहन भड़का। दिमाग तेरा खराब हो गया है। सोहनलाल का स्वर तेज हो गया। देवराज चौहान मूसा से मिला ही नहीं, वो तो कई दिनों से मेरे साथ था। ऐसा नहीं हो सकता, सोहनलाल हक्का बक्का सा बोला। ऐसा ही हुआ है। सोहनलाल देवराज चौहान को देखने लगा। जगमोहन ठीक कह रहा है, वो देवराज चौहान मैं नहीं था जो मूसा से मिला, देवराज चौहान बोला। ये कैसे हो सकता है? कौन मानेगा ये बात? सोहनलाल की हालत अजीब सी होने लगी। तू मानेगा तो सब मानेंगे, बोला जगमोहन। मैं नहीं मान सकता, तेरे को मानना पड़ेगा कि हम सच कह रहे हैं। वो देवराज चौहान कोई नकली था जो खेल खेल गया। सोहनलाल दोनों को देखने लगा, फिर सिर हिलाकर बोला, मैं कैसे मान लूँ? मैंने ही तो उसे मूसा से मिलवाया, मैं साथ था तब। परंतु उसकी 1-2 बातें मुझे अजीब लगी थी। क्या? किशन के कहने पर देवराज चौहान का फौरन चल देना मूसा से मिलने के लिए, उसके ही ठिकाने पर। दूसरी बात, 10 करोड़ को फौरन संभाल कर रख लेना, जैसे 10 करोड़ उसके लिए बहुत कुछ हो। तीसरी बात, पता नहीं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोहनलाल की हालत देखने लायक थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, वो मैं नहीं था सोहनलाल। तो कौन था? सोहनलाल ने लंबी सांस ली। यही तो अब जानना है, देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला और मूसा को देखा। मूसा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ था हमारे बीच। तुम सब बातें बताओ मुझे। सोहनलाल ने नहीं बताया, मूसा कड़वे स्वर में बोला। बताया, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो तुम लोग ही जानते हो, सोहनलाल नहीं। इस मामले से वास्ता रखती सारी बातें मुझे बताओ। ये खेल छोड़ दे देवराज चौहान। मूसा का लहजा खतरनाक हो गया। सीधी तरह नवाब अंसारी को मेरे हवाले कर दे। जिस देवराज चौहान ने तुम लोगों से सौदा किया वो मैं नहीं था, देवराज चौहान ने कहा। क्या बकते हो? वो कोई नकली था, मेरा चेहरा ओढ़े हुए। तुम्हारी इन घटिया बातों में हम फंस जाएंगे, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मूसा दरिंदगी से कह उठा। सच में मूसा, वो मैं नहीं था, देवराज चौहान संजीदगी से कह उठा। वो तुम ही थे, मैं नहीं था वो, देवराज चौहान उसी लहजे में बोला। मूसा के दांत भिज गए, वहाँ पर तनाव भरने लगा। मूसा ने गर्दन घुमाकर जेठा आरिफ जाकिर को देखा और बोला, सुना तुम लोगों ने? बकवास करता है ये, जाकिर कह उठा। तुम ही कहो मूसा कि क्या वो ये नहीं था जिससे हमने बात की? यही था। ये कोई चाल चल रहा है,
या तो नवाब अंसारी जिंदा नहीं रहा या कोई बात है जिसे छिपाने के लिए देवराज चौहान। सोहनलाल, मूसा कठोर स्वर में बोला, क्या देवराज चौहान के साथ हमारी बात नहीं हुई थी? सौदा नहीं हुआ था। सोहनलाल बोला, क्या वो देवराज चौहान ये नहीं था? था, परंतु क्या परंतु? ये ही था। परंतु इस वक्त देवराज चौहान गलत भी नहीं कहेगा कि ये वो वाला देवराज चौहान नहीं था। क्या बकवास करते हो? तुम लोगों की जगह मैं होता और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मेरे लिए भी सामने वाले की बात मानना आसान नहीं था। देवराज चौहान ने गंभीरता से कहा, तुम सबकी हालत में समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, अब मैं मामले में आ गया हूँ तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही जाऊँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा विश्वास करो। ये हमसे ड्रामा खेल रहा है। आरिफ कठोर स्वर में कह उठा, इसे तसल्ली रखो। मूसा के चेहरे पर सोच के भाव थे। फिर देवराज चौहान से कहा, बैठो। ये तुम क्या कर रहे हो मूसा? जेठा ने तीखे स्वर में कहा, बात करने दो इससे। क्या तुमने इससे पहले बात नहीं की थी? अब ये कहता है कि वो ये नहीं था। सब्र करो जेठा, मूसा शांत स्वर में बोला, ये हमारे पास ही है। एक बात इसकी भी मान लेते हैं। देखे तो सही कि कहता क्या है। हम क्या बेवकूफ़ हैं जो इसके सफ़ेद झूठ पर यकीन कर लेंगे? बेवकूफ़ी तो तुम कर ही रहे हो बात करके। जेठा ठीक कहता है। जाकिर बोल पड़ा, देवराज चौहान से हमें सख्ती से पेश आना चाहिए। जल्दी मत करो जाकिर, नवाब अंसारी कहीं फंसा हुआ है। वो जहाँ भी है उसे सलामत निकालना है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं हर पहलू पर गौर करूं। कुछ देर देवराज चौहान से बात कर लेने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, आरिफ बोला। कोई बात नहीं, मैं अब देखना चाहता हूँ कि अब देवराज चौहान क्या रंग बदलता है। देवराज चौहान ने कश लिया। मूसा, जगमोहन बोला, हमसे बातें करते वक्त दिमाग में ये भी रखना कि हम सही कहते हो सकते हैं। मूसा ने कुछ न कहा। क्या बकवास है? जेठा गुस्से से झल्ला उठा। देवराज चौहान ने कश लिया। बैठो देवराज चौहान। मूसा एक कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान उसके सामने बैठ गया। तो तुम सारी बात शुरू से जानना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें हर बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो तुम जानते हो उसे दोबारा जानने का क्या फ़ायदा? मूसा व्यंग से बोला, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम सोचते हो कि इस तरह बच निकलने का कोई मौका ढूंढ लोगे तो याद रखो, हम तेरे को मौका नहीं देने वाले। इस मामले से तुम तभी बच सकते हो जब नवाब अंसारी को मेरे हवाले कर दो। 10 करोड़ एक बार, 30 करोड़ दूसरी बार, कुल 40 करोड़ मैं खर्च चुका हूँ, परंतु नवाब अंसारी मुझे नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेहतर होगा तुम मुझे सारी बात बताओ, खास तौर से वो बात जिनमें मेरा दखल हो, मेरा वास्ता हो। देवराज चौहान बोला। मूसा बताने लगा। जाकिर, जेठा और आरिफ बार बार क्रोध भरी नज़रों से देवराज चौहान को देख रहे थे। मूसा सब कुछ कहकर ठिठका। देवराज चौहान अब सारी बात जान गया था। वहाँ तनाव उभरा हुआ था। जो कुछ सुनने के लिए मिला वो उसे हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। कोई उसका चेहरा लगाए देवराज चौहान बना हुआ है। जगमोहन की हालत भी जुदा न थी। मूसा, देवराज चौहान ने अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए कहा, जिससे तुमने बात की थी वो मैं नहीं था। बकवास मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरा विश्वास करना। देवराज चौहान, मूसा खा जाने वाले स्वर में बोला, कल मैं तुमसे फिर मिलूं और कहूं कि आज मैं तुमसे नहीं मिला था तो तुम क्या मान जाओगे? तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ मूसा, लेकिन तुम मेरी ये बात मानो कि तुम जिससे मिले थे वो मैं नहीं था। देवराज चौहान बोला। मूसा वहाँ से उठा और दांत भींचे बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहाँ लगा स्विच दबा दिया और वापस आया। क्या कर रहे हो मूसा? जेठा ने गंभीर स्वर में पूछा। जो इन जैसे लोगों के साथ किया जाता है, जेठा ने क्रूर स्वर में कहा। मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। तभी देवराज चौहान बोला, मुझे वो फेस मास्क दिखाओगे जो नवाब अंसारी के चेहरे वाला है? उधर टेबल पर रखा है, देख लो। देवराज चौहान उस तरफ बढ़ा। जगमोहन उसके पीछे चल दिया। सोहनलाल अपनी जगह से उठा और मूसा की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान और जगमोहन टेबल के पास पहुंचकर ठिठके। वहां फेस मास्क पड़ा था। नाक वाले हिस्से में गोली का छेद नजर आ रहा था। उस मास्क को हाथ में लेते ही देवराज चौहान चौंका। ऐसे फेस मास्क तो जगजीत बनाता है।
देवराज चौहान के होठों से निकला। कुछ महीने पहले ही तुमने उससे रतन चंद के चेहरे का फेस मास्क बनवाया था, वो इसी तरह से बनाया गया था। जगमोहन कह उठा। ये जगजीत का काम है। देवराज चौहान होठ भींचकर बोला। उसे पकड़ना होगा, वो ही बताएगा कि कौन है इस खेल के पीछे। जगमोहन की निगाह जेठा, आरिफ, मूसा और जाकिर पर गई। मूसा हमसे कोई रियायत करने के मूड में नहीं है, वो तुम्हें झूठा समझ रहा है, जगमोहन ने कहा। उसकी जगह हम भी होते तो हम भी सामने वाले पर यकीन नहीं करते। देवराज चौहान गंभीर था। परंतु यहाँ से निकले बिना हम ये बात नहीं जान सकते कि कौन मेरा चेहरा लगाए मेरी आवाज़ में लोगों से बातें करता फिर रहा है और पैसे लेकर धोखे देने पर आमादा है। वो जो भी है मेरा काम खराब कर रहा है। देवराज चौहान का चेहरा धधक उठा। तभी दरवाजा खुला और 3 दादा टाइप आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। आपने हमें बुलाया? एक ने मूसा से कहा। हाँ, तुम? मूसा? सोहनलाल मूसा के पास पहुंचकर बोला। एक बात कहूँ, मानेगा? कह। देवराज चौहान सच कह रहा है। जिससे तू पहले मिला वो देवराज चौहान नहीं था, ये है देवराज चौहान। तो फिर वो कौन था? कोई हरामी था, मैं भी उसे पहचान न पाया। अब तू चाहता है कि मैं तेरी बात का यकीन कर लूं? मूसा तीखे स्वर में बोला। कर ले, सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला। एक बार करके तो देख। अच्छा, फिर क्या होगा? मूसा हंसा। देवराज चौहान उसे ढूंढेगा जो देवराज चौहान बना घूम रहा है, हिसाब चुकता करेगा और नवाब अंसारी का भी पता लगाएगा। वो बकवास बंद कर, मूसा ने कड़वे स्वर में कहा। फिर अपने तीनों आदमियों से बोला, उसे देखो, चेक शर्ट वाले को। देवराज चौहान है वो, डकैती मास्टर देवराज चौहान। नाम तो सुन रखा होगा इसका। जी। इसकी इतनी धुनाई करो कि दोबारा जब मेरे सामने आए तो सिर्फ सच बोले। ये मरना नहीं चाहिए, हाथ पांव टूट जाएं तो परवाह नहीं, मूसा ने कहा। वो तीनों देवराज चौहान की तरफ बढ़े। नया पंगा खड़ा हो गया। जगमोहन कह उठा। मूसा? सोहनलाल बोला। जल्दी मत कर, मेरी बात मान जा। मूसा दांत भींचे देवराज चौहान को देख रहा था। आरिफ, जाकिर और जेठा भी मूसा से सहमत शांत खड़े थे। तीनों देवराज चौहान के समीप पहुंचकर ठिठके। आराम से चलेगा या डंडे से? एक ने कठोर स्वर में कहा। बीच में मत आओ, मुझे अभी मूसा से बात करनी है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम हमारे साथ चलो, एक ने देवराज चौहान की बांह पकड़नी चाहिए। देवराज चौहान ने जोरों का घूसा उसे मारा। वो पीछे जा गिरा। पास वाला देवराज चौहान पर झपटा तो देवराज चौहान ने उसे रोका और उसकी फूली जेब पर हाथ मारकर रिवॉल्वर निकाल ली। हिलना मत, देवराज चौहान गुर्राया। तीनों अपनी जगह पर टिके रहे। देवराज चौहान ने मूसा को देखा और रिवॉल्वर मूसा की तरफ फेंक कर आगे बढ़ता बोला, तू यही सोचता है कि तेरे से पहले मिलने वाला मैं ही था? तू ही तो था देवराज चौहान। आखिरी बार सुन ले, वो मैं नहीं था। मेरे ख्याल से मैं कुछ ये मामला समझ गया हूँ। मुझे बाहर जाना होगा और तू मुझे जाने नहीं देगा। मैंने ठीक कहा मूसा? देवराज चौहान गंभीर था। देवराज चौहान को देखते ही मूसा ने सिर हिलाया। जगमोहन और सोहनलाल तेरे पास जमानत के तौर पर रहेंगे, मुझे जाने दे, देवराज चौहान बोला। मूसा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उसने गर्दन घुमाकर जेठा, आरिफ, जाकिर को देखा। क्या कहते हो? मूसा बोला। ये जो नया ड्रामा करना चाहता है वो भी देख लें, क्या फायदा, नुकसान भी क्या है? मूसा हंसा और देवराज चौहान को देखा। जगमोहन और सोहनलाल तो हमारे पास ही हैं। इसने कोई हरामीपन किया तो दोनों जमानतियों को खत्म कर इसके लिए भी आदमी दौड़ा देंगे। ठीक है, जेठा बोला। इसे हम 48 घंटे का वक्त देंगे और 24 घंटे बाद हमारे सामने आकर इसे हाजिरी देनी होगी। हमें बताना होगा कि इसने क्या किया है यहाँ से जाने के बाद। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।